बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की जो डिस्कशन है वो काफ की फीडिंग और न्यूट्रिशन के बारे में ही है। हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कशन की थी, हम उसी की कंटिन्यूएशन में अगला ये लेक्चर जो है उसके ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो पहले दिन पे बच्चे की मैनेजमेंट था, जिसमें हमने क्लोस्ट्रम के ऊपर बात की। आज हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि पहले दिन के बाद दूसरे दिन में बच्चे को हम लोगों ने क्या फीडिंग शुरू करनी है और उस फीडिंग को करने के कौन कौन से तरीके हैं। इसमें जो सबसे पहला बात है समझने वाली वो ये है कि हमारे यहाँ अक्सर ये समझा जाता है कि किसी भी काफ को हम लोगों ने जब फीडिंग करनी है तो उसको उसके बॉडी वेट का 10 या 15% या 20% जो है ऑफ द बॉडी वेट जो है उसकी फीडिंग करनी चाहिए। ये वैल्यू हमारे यहाँ मिस इंटरप्रेट की जाती है। अगर किसी से पूछा जाए कि काफ जो है वो 30 किलो का पैदा हुआ है तो आप में से 10% ऑफ द बॉडी वेट पिलाने और कितना दूध पिलाएंगे, तो वो आपको कहेंगे दीदी इसके मुताबिक 3 किलो बनता है या 4 किलो बनता है या 40 kg का है। इससे दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम उस काफ का दूध जो है वो उसके बॉडी वेट के परसेंटेज पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि काफ ने अगर वजन बढ़ाया तो हम उसको ज्यादा दूध पिलाएंगे? तो लॉजिकली वो कहेंगे कि जी बिल्कुल 50 kg का है तो 5 किलो, फिर 60 kg का है तो 6 किलो, 70 kg। तो पहले तो समझ लें कि वीनिंग या दूध पिलाना मकसद नहीं है, मजबूरी है। बल्कि मकसद दूध छुड़ाना है, जिसके लिए हम एक पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं वीनिंग स्टाइल, कि हम दूध ऑफर करें इस तरीके से कि बच्चा दूध से सॉलिड फीड के ऊपर आराम से कन्वीनियंटली आ जाए और विदाउट एनी स्ट्रेस शिफ्ट हो जाए। और नेचुरली जैसा कि हमारी डिस्कशन हुई है पहले कि उनका ह्यूमन चूंकि अलाउ ही नहीं करता कि वो सॉलिड फीड को पैदाइश के वक्त हजम कर सके, तो इसलिए काफ को कुछ टाइम चाहिए जिसमें उसने दूध पीना है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, कि हम ऐसे दूध पिलाएं कि वो बेस्ट यूज हो, और सेकेंडली जब वो दूध छोड़ के अगली डाइट्स के ऊपर जाए तो वो बड़ा कन्वीनियंटली शिफ्ट हो। इसमें अब दो मेथड है जो टिपिकली यूज होते हैं दूध पिलाने के। एक को हम कन्वेंशनल मेथड कहते हैं और दूसरा मेथड स्टेप डाउन मेथड कहते हैं। कन्वेंशनल मेथड से मुराद क्या है? कन्वेंशनल मेथड से मुराद ये है कि आपने एक बच्चे को पैदाइश से लेके 50 या 60 या 70 दिन तक एक जैसी क्वांटिटी दूध की पिलानी, और उसके बाद आखिरी 10-5 दिनों में वो दूध कम कर देगा और फिर उसका दूध छुड़ा। जैसा कि ये जो आपके सामने तस्वीर है, इसमें अगर आप एक्स एक्सिस में देखें तो ये काफ की उम्र लिखी हुई है। 61 डेज तक उसका पीरियड है। पहला दिन पैदाइश का दिन है, 61 डे वो है जिसके ऊपर उसका दूध छुड़ाया जा रहा है। और वाई एक्सिस पे उसका डेली का दूध का इनटेक लिखा हुआ है, जो 0 से लेके 11 किलोग्राम तक की जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करता है। कन्वेंशनल प्रोग्राम के अंदर आपने उसको जब दूध पिलाना शुरू किया तो आप देख सकते हैं यहाँ कि उसको 5.5 लीटर दूध ऑफर हुआ, और ये तकरीबन 56 डेज तक जो है उसको 5.5 लीटर सीधा ऑफर होता है। यकीनन इसके अंदर बच्चा जो है उसका वजन बढ़ता रहा हो। उसके बाद 56 डेज तक 5.5 लीटर दूध पीने के बाद उसका दूध जो है वो डिक्रीज करके 2.5 लीटर पे है, 2 लीटर पे है, और उसके बाद उसको जो है वो 61 डेज पे जीरो कर। तो ये जो मेथड है जिसमें हम एक जैसा दूध पिलाते हैं, इसको कन्वेंशनल मेथड। अब आप नोट करें कि 5.5 लीटर अगर दूध है, बच्चे का वजन अगर 35 किलो है, तो 5.5 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 100, ये तकरीबन 15.5 लीटर, 15.5% जो है ऑफ द बॉडी वेट जो है दूध की क्वांटिटी बन गई है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है बेसिकली कोई फिक्स मेथड है, मतलब ये कोई 10% ऑफ द बॉडी वेट के हिसाब से आप उसको इवॉल्व करते रहे, आप सीधा पिलाते रहे। बस आपने इनिशियली डिसाइड किया 15% पिलाना है या व्हाटएवर 20% पिलाना है, उसके बाद आपने उसे फिक्स कर दिया। इस पिलाने के तरीकों को कन्वेंशनल मेथड।
दूसरा तरीका जो है वो स्टेप डाउन कहलाता है, जैसे सीढ़ियां उतरते हैं वैसे हम उसका दूध पिलाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ज्यादा दूध पिलाते हैं, पहले 30 दिन 35 दिन, जैसा कि सिस्टम में नजर आ रहा है आपको कि 7 लीटर उस बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है 35 दिन तक। उसके बाद उसका दूध कम करके 4 लीटर पिलाया गया 36 दिन पे। उसके बाद फिर थोड़ा सा उसको कुछ 10-12 दिन 15 दिन जो है वो 46 डेज तक जो है उसको दूध पिलाया गया तकरीबन जो है 4 लीटर। और उसके बाद अगर आप देखें तो उस दूध को कम कर दिया गया, 2 लीटर पे ले आए हैं 46 डेज से ऑनवर्ड, और उसको 60 डेज के ऊपर उसकी वीनिंग कर दी गई। तो ये जो मेथड है इसको हम स्टेप डाउन मेथड ऑफ वीनिंग कहते हैं। और इन दोनों मेथड में जो आगे हम डिस्कशन करते रहेंगे, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं कि स्टेप डाउन मेथड में ज्यादा बेनिफिट है कंपेयर टू कन्वेंशनल प्रोग्राम के, कुछ वजूहत की बिना पर। पहली जो वजह वो ये है कि स्टेप डाउन मेथड के अंदर अगर आप नोटिस करें तो इसमें शुरू में ज्यादा दूध पिला रहे हैं। हमने पढ़ा था कि बच्चे को अपनी इम्यूनिटी डेवलप करने में ज्यादा टाइम चाहिए, तो वो 20 से 25 दिन के बाद उसकी कहीं अपनी इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो स्टेप डाउन मेथड में उसकी ज्यादा डिपेंडेंसी है मिल्क के ऊपर और वो ज्यादा दूध पी रहा है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि इस वक्त चाहिए भी ज्यादा दूध और आप पिला भी ज्यादा रहे, तो आपको एडवांटेज ज्यादा है उसको स्टेप डाउन में। आपके चांसेस एनिमल के हैं कि वो जो एनिमल है वो ज्यादा अच्छे तरीके से जो है दूध की वजह से अपनी ग्रोथ को मेंटेन कर सकेगा। तो पहला एडवांटेज तो स्टेप डाउन का ये है। दूसरा एडवांटेज ये है कि आपने जो स्टेप डाउन मेथड है उसके अंदर जो स्टार्टर का इंटेक होता है, काफ की सॉलिड फीड का इंटेक जो है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू उसके कन्वेंशनल प्रोग्राम। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो स्टेप डाउन मेथड है उसके अंदर जो है शुरू में बच्चा सॉलिड फीड कम खाएगा, बट जैसे ही उसका मिल्क डाउन किया जाएगा 4 लीटर पे, तो एकदम उसने काफ स्टार्टर को उठाना है, और जैसे जैसे उसको आप उसका मिल्क डिक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे उसका काफ स्टार्टर इंटेक जो है वो ज्यादा होता जाएगा। तो बेसिकली अगर आप डिफरेंस देखें तो एक डिफरेंस ये है कि 36 दिन के ऊपर स्टेप डाउन के अंदर काफ स्टार्टर इंटेक कंपेयर टू कन्वेंशनल प्रोग्राम पॉसिबिलिटी ये है कि 36 से 45 दिन पे ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू कन्वेंशनल प्रोग्राम के, बिकॉज आप कम मिल्क ला रहे हैं उसके लिए। और दूसरा ये कि एक सेफ मेथड है, इसमें आप ग्रेजुअली शिफ्ट कर रहे हैं दूध में, तो आपके पास ज्यादा टाइम और ज्यादा सेफ है। इसको अडेप्ट करने में जो टिपिकली हमने देखा है फील्ड में, जो अक्सर लोगों की इंक्वायरी होती है कि जब आप उसे 7 लीटर दूध पिलाएंगे तो काफ को डायरिया लग सकता है, उसको किसी भी किस्म का डिसऑर्डर हो सकता है जिसकी वजह से वो जो है उसको नहीं पहुंचता। तो उसके लिए हम लोगों ने इतना एक क्वेश्चन रखा होता है कि इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 7 liters from the day one, which is I believe कि it's difficult to achieve on the day one, हम इसको 10वें दिन के ऊपर करते हैं। पहले 10 दिन के अंदर उसको 2-2 लीटर करके इंक्रीज करते हैं। तो actually not every calf actually goes up to 7 or above 7. There are certain calves 10-20% होते हैं जो बेसिकली 7 लीटर तक अचीव नहीं कर रहे होते। तो डिपेंडिंग अपॉन काफ जो है ऑन एन एवरेज 10 दिन के अंदर अंदर सारे ही 7 लीटर से ऊपर जो है वो चले जाते हैं। एक चीज, दूसरा जो बेहतर तरीका है स्टेप डाउन को अडैप्ट करने का, लेकिन पहले जो सिस्टम है इसके अंदर आप जो है स्टेप डाउन में 3 फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडिंग में पिलाए, सुबह दोपहर और शाम को, रादर देन कि आप जो है उसको 2 टाइम पे ला रहे हो, तो फिर वो जो है ज्यादा इजीली। बाकी आखिरी बात ये है कि डायरिया लगने की बुनियादी वजह बहरहाल ओवर फीडिंग ऑफ मिल्क किसी हद तक होती है, लेकिन बेसिक वजह उसकी अनहाइजीनिक कंडीशन है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने उसे क्लोस्ट्रम सही नहीं पिलाया तो उसे डायरिया लग जाता है, पहले 20 दिन के अंदर ही लगना चाहिए। आप इस चीज को हम लोगों ने वो पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था,
आप उसको भी रिव्यू करें, लेकिन बेसिक वजह जो है क्लोस्ट्रम है और अनहाइजीनिक कंडीशन है, जिसकी वजह से ज्यादा डायरिया लगता है। ओवर फीडिंग ऑफ मिल्क एट लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर अगर किसी काफ को पिलाई जाए तब पॉसिबल है, अदरवाइज अंदर हमारी सर्कमस्टेंस में जहाँ इंडिविजुअल फीडिंग होती है वहाँ ये ज्यादा यूज नहीं होती स्ट्रेटजी, यह बात जो है ज्यादा ठीक नहीं है। तो कन्वेंशनल और स्टेप डाउन फीडिंग मेथड्स के ऊपर मैंने आपको एक ब्रीफिंग दे दी। अब आप इसको चाहे जैसे मर्जी अडेप्ट करें, आप जैसे मर्जी सिस्टम में, जिस भी सिस्टम में या जिस भी डेयरी फार्म के अंदर आपका जो है वो आप काम करते हैं या आपका एडवाइस है, तो आप उसमें से कोई भी स्ट्रेटेजी अडेप्ट करवाएं डिपेंडिंग अपॉन देयर कन्वीनियंस कि वो उसको कैसे करते हैं। लेकिन वन ऑफ दी टू दोनों ही अच्छे रिजल्ट्स देती है और दोनों की सूरत में फायदा होता है। लार्ज हर्ट्स के अंदर मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन स्टेप डाउन की है, जहाँ आप ज्यादा मल्टीपल लोडिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल प्रेजेंट करने लगा हूँ, जो एक एसओपी है जो हमने एक कमर्शियल डेयरी फार्म पे अडेप्ट करवाया एज ए स्टेप डाउन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तौर पे। और ये वो प्रोग्राम है जो एक्चुअली हम लोगों ने स्टार्ट किया था युवास होस्टिंग डेयरी प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ था, तो उस वक्त हमने उसके अंदर भी इसको अडेप्ट किया था और इसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो इसका टारगेट सिंपल था, इस टारगेट ये थे कि कम से कम जो वेट हो बच्चे का दूध छुड़ाने के लिए, वो 70वें दिन पे जो वो है वो तकरीबन 70 केजी हो, और इसमें बच्चा जो है 1 किलो तक काफी स्टार्टर कम से कम खाए जब उसका दूध छुड़ाया जाए, और 70 दिन 60 से 70 दिन के ऊपर जो है दूध हम छुड़ा लें। तो ये जो बेसिक 3 टारगेट थे जिसके बेस के ऊपर हमने ये स्ट्रेटजी उस कमर्शियल फॉर्म के ऊपर स्टार्ट करवाई। तो ये उसका एक चार्ट है जो हमने डिजाइन किया। तो इसमें ग्रुप्स है। बर्थ 0 डे के ऊपर हम लोग जो काफ को काविंग हुई, काविंग होने के बाद जो काफ है उसको हम लोग जो है इंडिविजुअल केयर में रखते हैं 1 दिन के लिए, तो उसमें उसको क्लोस्ट्रम जो है वो करते हैं। तो ग्रुप से मुराद ये है कि बर्थ के अंदर जो इंडिविजुअल है, फिर फ्रेश काफ्स आ जाते हैं जो 1 से 30 दिन तक की एज का ग्रुप है, इसमें भी हम केजीज के अंदर रखते हैं बच्चों को, इंडिविजुअल केजीज के अंदर उस फॉर्म पे। और फिर उसके बाद स्टार्टर ग्रुप आता है, और उस स्टार्टर ग्रुप के अंदर जो है हम इंडिविजुअल केजीज से निकाल के उनको ग्रुप हाउसिंग में ले जाते हैं, जिसमें 31 से 45 दिन तक बच्चे को रखा जाता है। उसके बाद फिर फिनिशर ग्रुप और फिर वीम ग्रुप आती है। तो इसमें ऑफरिंग क्या करनी है हमने डे 0 के ऊपर, जैसा कि हमें पता है क्लोस्ट्रम जो हमने ऑफर करना है, उसके बाद जो है जो इसके अंदर जो फ्रेश कार्ब्स है उसके अंदर जो है होल मिल्क ऑफर करना है। तो हमने 7.5 kg का टारगेट रखा हुआ था, इट्स एक्चुअली अचीव्ड आफ्टर 10 डेज, और 3 टाइम की फीडिंग होती थी जैसा कि आप ये देखते हैं। और उसके बाद फिर हमने स्टार्टर ग्रुप में 5 kg पर कार्ब जो है उसको डिक्रीज कर दिया था, 7.5 से 5 kg पे ले आए दूध को, फिर 5.5 से 2.5 पे ले आए फिनिशर ग्रुप में, और बीन ग्रुप के अंदर उसका दूध जो है वो 0 कर देते थे। तो ये बेसिकली फीडिंग फ्रीक्वेंसी के जरिए हम ये सारा काम करते थे। अगर 7.5 लीटर पिला रहे हैं तो 2.5 लीटर 3 टाइम पिला रहे हैं, तो 3 टाइम पिला दिया आपने उसे। फिर उसको जो 5 लीटर करना तो 31वें दिन से 2 टाइम पिलाना शुरू कर दिया, और उसके बाद जो है उसको 1 टाइम पिलाना शुरू कर दिया जब वो 2.5 किलो के ऊपर आ गया। ऑल्दो कि कुछ लोगों के ख्याल है कि इसको डाइल्यूट करना ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन बहरहाल ये है कि चूंकि आप फार्म के ऊपर कन्वीनियंस होती है, फेंस वाइज आपने एक मशीन पे एक डोजिंग सिस्टम करना होता है। वो एक साइड से बंदा शुरू होता है, ऑटोमेटिक मशीन होती है, तो वो 2.5 लीटर की एक एग्जैक्ट डोज जो है ना वो डालता जा रहा होता है। तो हमें इसमें एडवांटेज ज्यादा होता है कि हम तोलते इजीली रहे। इवन अगर जग भी यूज कर रहे हैं तो उसका एक हाथ चल रहा होता है कि मैंने 2.5 लीटर पिलाना है, बस इन सारों को सुबह पिला देना है, इन सारों को पिलाना है। इसमें टिपिकली होता है कि जो 3 टाइम फीडिंग हो जाती है सुबह दोपहर शाम की, पहले 30 दिन चल रही होती है। उसके बाद जब 2x पे आते हैं तो दरमियान वाली दोपहर वाली स्किप कर देते हैं, और फिर जब 1x पे आते थे तो उस वक्त जो है शाम की और दोपहर की दोनों स्किप कर देते थे, और सिर्फ सुबह की या फिर शाम की, डिपेंडिंग अपॉन जो है सिस्टम जो है उसको हम अडेप्ट हुआ। तो इसमें हमारा टारगेट स्टार्टर का ये होता है कि एड लिबिटम या खुला डुला खाए बच्चा, अगर वो खा सकता है। वैसे वो 50 ग्राम से ज्यादा नहीं खाता था, बल्कि कुछ भी नहीं खाता था टिपिकली फ्रेश काउस वाले पैम्स के अंदर। तो इधर जो आप समझ लें 10 20 50 ग्राम भी खा लेता था तो हमको काफी खुशी होती। और स्टार्टर ग्रुप के अंदर अलबत्ता जो है वो 100 150 ग्राम पे 250 ग्राम पे पहुंच जाता था, जबकि यहाँ पर जाके 0.5 kg, और फाइनली जैसे ही हम लोग 2.5 kg की रुकते हैं तो वो 0.751 kg में पहुंचते हैं। इनफैक्ट अगर आप उसको
रियलिस्टिकली नोट करना शुरू करें तो पोस्ट मीन वाले काफ जो है वो 1.5 किलो 2 किलो भी खा देते हैं आराम से, और ये कोई बड़ा मसला नहीं है फीड के अंदर कि वीनिंग के बाद जो है उसको 1.5 से 2 किलो काफ स्टार्टर खिलाना। तो ये एक प्रोग्राम था जो हमने शुरू किया और वी फाउंड वेरी गुड रिजल्ट्स ऑफ दिस स्ट्रेटजी। आपके लिए इसलिए प्रेजेंट किया गया, अगर आप भी किसी को अडैप्ट करवाना चाहते हैं तो दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग जिसको आप शुरू करवा सकते हैं। इसमें अगेन कुछ प्रीलिमिनरी कंडीशंस थी क्लोस्ट्रम की मैनेजमेंट, जैसे हमने आप पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्लोस्ट्रम जो है वो साफ सुथरी तरीके से प्री डिप पोस्ट डिप करके फिर निकाला जाए, और क्लोस्ट्रम जो है वो 8 लीटर से कम पैदा होने वाले गाय का जो है उसके अंदर वो जो है क्लोस्ट्रम पिलाया जाए। ये नहीं कि क्लोस्ट्रम की वॉल्यूम बहुत ज्यादा था और वो पिलाना शुरू कर दिया, उसकी वैल्यू इतनी अच्छी नहीं है। और ऐसी गाय जिनकी हेल्थ अच्छी ना हो तो काबिल से पहले उनका क्लोस्ट्रम जो उनके बेबी को पिलाने से बेहतर है कि स्टोर क्लोस्ट्रम कर दे, इसका मिल्क लीकेज वालों गायों को अदा कर दिया जाए। और हमने जो है वो उसका फीडिंग का जो टारगेट था वो ये था कि 2 घंटे के अंदर पहले 2 लीटर या किलो पिला दिए थे और 6 घंटे तक जो है अगले 2 किलो भी पिला दिए थे। तो 4 किलो जो है 6 घंटे के अंदर हमने क्लोस्ट्रम पिला दिया, और क्लोस्ट्रम जो है उसको प्लास्टिक जिप बैग में जो एक्स्ट्रा है उसको स्टोर कर दिया। तो ये प्री रिक्विजिट्स थे इस प्रोग्राम के। इसी तरह अदर इम्प्लीकेशंस में हम लोगों ने ये रखा हुआ था कि हम मिनरल विटामिन जो है किसी किस्म के एडिटिव जो है मिल्क में ऐड नहीं करेंगे। उसकी बुनियादी वजह थी कि कुछ लोग रेकमेंड करते हैं कि आप विटामिन ऐड करें, लेकिन अगर आप होल मिल्क यूज कर रहे हैं तो फेयरली स्पीकिंग जो एक तो विटामिन की अपनी जो हम ऐड करते हैं, इस तरह की फोर्टिफिकेशन करते हैं, वो कोई इतनी अच्छा मेथड नहीं है इनके अंदर मिक्स करने वाला। लेकिन स्टिल जो दूसरी बुनियादी वजह होती है कि मिक्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा कोई अच्छा मेथड नहीं है दूध के अंदर किसी भी चीज को ऐड। काफ स्टार्टर हम यूज करते हैं, काफ स्टार्टर हम 22% प्रोटीन वाला जो है 23% वाला, जिसके अंदर 50% कॉर्न और 50% सोयाबीन मिक्स हुई होती थी। कॉर्न मोटी ग्राइंड करके दलिए जैसी, और उसके अंदर जो है सोयाबीन मिक्स करके ये 50 किलो कॉर्न ले ली, 50 किलो सोयाबीन ले ली, उसको अच्छे तरीके से मिक्स किया और उसकी एक बैच बना के रख लेते थे और उसमें से थोड़ा थोड़ा जो है ऑफर करते रहते थे। उसको ऑफरिंग के वक्त हल्का सा मॉइस्ट कर देते थे, या सम टाइम डिपेंडिंग अपॉन हर्डमैन्स की रिक्वेस्ट के ऊपर हम 5 किलो 6 किलो मोलेसेस ऐड कर देते थे ताकि जो है वो उसको ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर सकें। यही चीज हमने जो है यूनिवर्सिटी के अंदर भी अडैप्ट की एंड वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स इन यूनिवर्सिटी एज वेल। बॉडी वेट जो है हम लोग उसका टिपिकली काफ का तीसरे दिन पे लेते थे, तीसरे दिन पे 50 पे और 70 में लेते। ये तीसरे दिन पे बॉडी वेट लेने की बुनियादी वजह ये थी कि जब काफ पैदा होता है तो उस वक्त शायद उसका थोड़ा सा वेट ज्यादा होता है, बट एक दिन के बाद जब वो थोड़ा ड्राई होता है तो उस वक्त जो है उसका वेट उल्टा कम हो जाता था। तो हमने इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए इस बायोलॉजी को डे 3 के ऊपर उसका वेट लेना शुरू कर दिया ताकि हमारी होमोजेनियस पैटर्न ऑफ फीडिंग हर 30 दिन या 20 दिन कम से कम के बाद जो है हम जो वेट ले रहे हैं उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हम इन डेज के ऊपर जो है वो उसको शिफ्ट भी कर रहे हैं एक पेन से दूसरे पेन में। एक तो बुनियादी वजह ये थी, और हमने उसका फायदा रखा हुआ था कि भाई अगर तीसरे दिन के ऊपर 90% 95% काफ ने अपना वेट अचीव कर लिया है तो वो अगले पेन में मूव करेंगे। जो 5% रह गए उनको फिर उसी पेन में कोई 4 दिन 5 दिन 10 दिन एक्स्ट्रा लगवा देते थे, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप जनाब जो है उस एनिमल को अगली स्ट्रेटेजी में ले जाए। आप 5 लीटर दूध ला रहे थे, आप 2.5 लीटर पे ले गए और आपने उसको ये नहीं नोट किया कि वो भी थोड़ा छोटा रह गया। तो टिपिकली 100 में से 5 और समटाइम 10 काउस जो है वो पीछे रह जाते हैं, उनको 5 दिन एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं। तो इसलिए हम वेट को इस पैटर्न पे करते थे। दूसरी बुनियादी वजह ये भी थी, एक तो पेन चेंज करना था वजह, दूसरी बुनियादी वजह ये भी थी कि मैंने देखा अक्सर लोग वीकली वेट्स को कर रहे होते हैं। वीकली वेट कोई बहुत ज्यादा प्रिसाइज नहीं होते। हमने ये नोट किया कि अगर उसको 30 दिन के बाद वेट करें, 20 दिन कम से कम वेट, तो कोई रीजनेबल एक वेट की रेंज मिलती है जिसको हम यूज कर सकते हैं, वरना अदरवाइज जो है ये कोई बहुत ज्यादा जो है वो प्रिसाइज नहीं होता। डेटा शेयरिंग जो है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी हमने रखी हुई थी